हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज रिकॉर्डेड क्लास है तो शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आज हम पढ़ने वाले हैं एचजीपी। क्लियर? क्योंकि आज पहले अपन एनसीईआरटी को एक बार डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी अपन से क्या कहती है, क्योंकि शायद ये एनसीईआरटी करना थोड़ा सा जरूरी है। ये समझ में आ जाती है, इसकी लाइनें समझ में आ जाती है, क्योंकि तुम घबराते हो फिर तुम कहते हो अर्षित सर यार एनसीईआरटी एक बार पढ़ाओ यार सर, इसकी लाइनें पता नहीं क्या कहती है। कॉन्सेप्ट अगर याद है तो लाइनों में कभी दिक्कत नहीं होगी। आपने अनुवादन प्रोसेस पढ़ा था जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू हमने प्रोटीन बनाया था, बट वही प्रोसेस है, सेम टू सेम। आओ जरा देखते हैं। पहला है अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु। ठीक है, यहां पे कूट परिकल्पना को बहुत पहले से फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट पढ़ने में अमीनो अम्ल के संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है। ये आपको मैंने बताया भी था। मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे प्यारों, जैसा ही नीचे कूट होता है ये, वैसा ही टीआरएनए के ऊपर उसके अपोजिट कूट होगा और इसके ऊपर एक निश्चित प्रकार का आरएनए लगेगा। आपकी जो टेबल है ना जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट की, उसमें देखना जरा AGU के सामने क्या लिखा हुआ है। आप खुद कह देंगे सर डन है। उसमें ध्यान से देखना कि UAC के सामने क्या लिखा हुआ है, तो आप खुद बोल देंगे अर्षित सर डन है। तो जैसा एमआरएनए के ऊपर कोड होता है वैसा ही टीआरएनए के ऊपर एंटी कोड होता है। मेरी सारी बात समझ में आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं मैं क्या लाइन। जैसा एमआरएनए के ऊपर कोड होता है वैसा ही टीआरएनए के ऊपर एंटी कोड होता है, और जैसा एमआरएनए के ऊपर कोड होगा वैसा ही उसको अमीनो एसिड मिलेगा। आप देख लो जरा यूएसी के आगे या TYR कहां लिखा हुआ है, टायरोसिन। आप खुद देख लो, चेक कर लो, आपके पास पूरी की पूरी चेकर बोर्ड बनी हुई है। हर सर के हमको सारे अमीनो एसिड वहां पे देखने हैं, दिमाग में रख लेना बस। जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। आ जाओ जरा आगे चलते हैं। क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई भी संरचनात्मक विशेषता नहीं होती जिसके कारण वे कूट विशेष को ढंग से पढ़ा जा सके, इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु एक तरफ से कूट को पढ़ता है, वह दूसरे तरफ विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाता है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक अनुकूलतम जो अणु है वो एक तरफ से कूट को पढ़ता है। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के टीआरएनए हैं, तो आपने आनुवंशिक कूट पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है आनुवंशिक कूट में टोटल मिला के कितने होते हैं? 64 कूट होते हैं। बात सही है? टोटल मिला के ऐसे जो AGU लिखा हुआ है, UAC लिखा हुआ है, ऐसे कितने कूट है? 64। मगर आपको पता है इसमें से जो 3 है वो तो स्टॉप कोडॉन है। तो इसके लिए तो आपके पास कोई भी टीआरएनए होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। टीआरएनए ही नहीं होता, तभी तो स्टॉप कोडॉन है ये। जहां पे भी ये आ जाएंगे UAA, UAG और UGA, वहां पे कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि 3 तो क्या है? स्टॉप कोडॉन है। डन है मेरी बात? मगर बचे कितने? बचे यहां पे 61। तो 61 कोडॉन वो हैं जो अमीनो एसिड को लेके जाएंगे। यानी कि आपके पास 61 टाइप के टीआरएनए होते हैं। 61 टाइप ऑफ टीआरएनए। कोई भी आपसे कहता है कि आपके पास कितने टाइप के टीआरएनए होते हैं, तो आप बोलोगे 61 प्रकार के टीआरएनए हमारे पास होते हैं। कितने? 61 प्रकार के, 61 प्रकार के टीआरएनए हैं। बताओ, पॉइंट क्लियर है? आगे चलते हैं। अंतरण आरएनए, जिसमें विलेय आरएनए, sRNA कहते हैं, ठीक है, के बारे में आनुवंशिक कूट की जानकारी पहले ही थी, फिर भी हम यहाँ पे अनुकूल पूरक में इसकी भूमिका हमको मिल गई थी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या यहां तक? अब आप ये कहोगे अर्षित सर ये sRNA क्या होता है? आपको याद है मैंने 2 आरएनए आपको और करवाए हैं। एक लिखवाया था SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए लिखा हुआ है तुम्हारे पास, जहां पे आरएनए के टाइप है, और एक और आरएनए लिखा हुआ है SHRNA, स्मॉल हेयर पिन आरएनए होता है। पूरा नाम नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। और एक और लिखवाया था SCRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्म आरएनए। देखो ये शायद नहीं लिखवाया मैंने, इसको हम बोलते हैं हेयर पिन आरएनए। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल हेयर पिन आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य आरएनए। आगे चलते हैं। आ जाओ भैया, आगे क्या लिखा है? अंतरण आरएनए में एक प्रति एंटीकोडॉन फंदा होता है, लूप। देखा है? टीआरएनए, अंतरण आरएनए टीआरएनए पे एक एंटीकोडॉन होता है जिसमें कूट के पूरक क्षारकम मिलते हैं। यानी कि एमआरएनए के ऊपर अगर UAC मिलेगा तो टीआरएनए के ऊपर AUG मिलेगा, एंटीकोडॉन उसको ही कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। और इसके ऊपर याद है ACC की सीमेंट लग रही थी, और उसके ऊपर अमीनो एसिड जुड़ता है, उसके ऊपर अम्लीय स्वीकार होता है जहां पे अमीनो एसिड जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल एक विशिष्ट प्रकार के टीआरएनए होते हैं। और कितने प्रकार के टीआरएनए आपके पास? याद रखना, आपके पास होते हैं 61 प्रकार के टीआरएनए, क्योंकि 3 प्रकार के तो आपके पास स्टॉप कोडॉन होते हैं ना, तो 61 प्रकार के टीआरएनए होते हैं आपके पास। लो आ जाओ भैया आगे। अब इससे आसान तो दोस्तों बायोलॉजी क्या ही होगी।
हाँ, इसकी लैंग्वेज टफ है, मैं उसमें बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि लैंग्वेज हर्षित सर इसकी तो बहुत टफ है, बिल्कुल, मगर अपने नोट्स में उस चीज को समझाया गया है ना, तो फिर लैंग्वेज का कहीं बैरियर आएगा ही नहीं। आ जाओ। अंतरण आरएनए एक आरएनए होता है जिसमें प्रारंभिक आरएनए भी कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। रोध प्रकृत के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता। रोध प्रकृत का मतलब स्टॉप कोडॉन 3 जो होते हैं उसके लिए कोई भी अंतरण आरएनए नहीं होता। तो उपरोक्त चित्र में अंतरण आरएनए की द्वितीयक संरचना दिखाई गई है, जो कि क्लोवर लीफ मॉडल। और क्लोवर लीफ मॉडल मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की, एक तो उल्टा एल और एक क्लोवर लीफ। और क्लोवर लीफ को क्या बोलते हैं हम? तीपत्तिया। तो तीपत्तिया याद रखो, क्लोवर याद रखो, तुमको मैंने क्लोवर लिखवाया है। डन है? आ जाओ बिल्कुल आराम से, एनसीईआरटी, कोई भागा दौड़ी नहीं। आओ। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए उल्टा एल होता है। यहां से बेटा नीट में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो सकता है इस पूरी लाइन से, ये कि 2D में क्या आता है और 3D में क्या आता है। आ जाओ। अगला बेटा है स्थानांतरण यानी कि रूपांतरण। स्थानांतरण या रूपांतरण वह अभिक्रिया होता है जिसमें अमीनो अम्ल के पेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल का क्रम व आरएनए पाए जाने वाले क्षारक क्रम पर निर्भर करता है। बिल्कुल बात सही है, सीधी सी बात है। अगर ये आपके पास mRNA है, इसके ऊपर यहां पे AUG है, आगे AAA है, आगे CCC है, आगे UUU है, बोलो बात सही है। तो जैसा इसके पास क्रम होगा वैसा ही इसके ऊपर tRNA जुड़ेगा। अब इसके ऊपर कौन सा tRNA जुड़ेगा आपको पता है, AUG के ऊपर जुड़ेगा UAC। यहां पे कौन सा tRNA जुड़ेगा? यहां पे जुड़ेगा A के ऊपर UUU। और आप खुद देख लो AUG कौन सा प्रोटीन बना, अमीनो एसिड, ये कौन सा अमीनो एसिड, ये कौन सा अमीनो एसिड। तो देखा जाए तो प्रोटीन जिस क्रम से, ध्यान से सुनना, देखा जाए कि प्रोटीन जो बन रहा है वो किस क्रम पे बन रहा है? जिस क्रम पे mRNA में कूट उपस्थित है, क्योंकि जैसे mRNA में कूट है, कूट, वैसा ही tRNA आएगा, और जैसा tRNA आएगा उसके ऊपर अमीनो एसिड बहुत विशिष्ट होता है। यानी कि अमीनो एसिड की मतलब जो क्रम होता है, अगर वो मैं बदल दूं तो बेटा नो डाउट प्रोटीन ही बदल जाएगा। तो mRNA के ऊपर क्रम अगर बदल दूंगा तो tRNA का क्रम बदल जाएगा। tRNA का क्रम बदल गया तो जो अमीनो एसिड वो लेके आ रहा है वो क्रम बदल जाएगा, तो प्रोटीन बदल जाएगा, क्योंकि अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्रोटीन। आओ मेरे लाल, आ जाओ। अगला है स्थानांतरण। स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के पेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल को आरएनए में पाई जाने वाले क्षारक क्रम पर निर्भर करता है। तो पुरानी लाइन ही आ गई। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि 2 अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बने होते हैं, डाइसल्फाइड बंध। मान लो एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है, तो इनके बीच में ये डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। बोलो बात सही है, पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। ये तो जैवणु में शायद तुमने कभी पढ़ा भी होगा। आगे चलते हैं। पेप्टाइड बंध का निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण प्रथम अवस्था में अमीनो अम्ल एटीपी में उपस्थित सक्रिय हो जाते हैं। और ये मैंने आपको लिखवाई भी है बात, मैंने आपको लिखवाया है। सबसे पहले अमीनो अम्ल को सक्रिय करोगे, फिर अमीनो अम्ल tRNA से जुड़ेगा तो tRNA सक्रिय हो जाएगा। याद है मैंने बोला था मेरे को करंट लग रहा है, फिर तुम मेरे को हाथ लगाओगे तो तुम्हें भी करंट लगेगा, वही चीज है। आ जाओ। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करने के लिए अंतरण आरएनए का आवेशीकरण, आवेशीकरण का मतलब एक्टिवेशन, एक्टिवेशन किसका? tRNA का। अंतरण अमीनो एसाइलेशन कहते हैं। याद है आपको, आपके उसमें लिखा हुआ है पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन तो अमीनो एसाइल AMP, फिर tRNA का एक्टिवेशन, फिर अमीनो एसाइल tRNA। देखो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, मेरी तरफ क्या देखते हो भाई, नोट्स में देखो। हाँ सर बिल्कुल लिखा है सर, लिखा है बस वहां पे वही लिखा है जो यहां इसने लिखा है, मगर हमने उसको लाइन टू लाइन लिखा है, बस इतना सा फर्क है। चलो आओ। इस तरह से आवेशित 2 आरएनए एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं, वे उनमें पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है और पेप्टाइड बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और जैसे जैसे पेप्टाइड बंध बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला जुड़ती रहेगी, जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं। वाह सर, बताओ सच में आसान है क्या? आसान ही है ना। आओ। कोशिकीय कारखाना मतलब प्रोटीन बनाने का आवश्यक होता है, उसे राइबोसोम कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए होता है, वह 80 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 70S 80S छोड़ो ये, ठीक है, मगर यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। यह निष्क्रिय अवस्था में 2 उप इकाइयों में एक छोटी और एक बड़ी उप इकाई से मिलकर बना होता है। अब ये वाली बात जरा समझने की कोशिश करना, मगर मैं समझाऊंगा कैसे। मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे मैं तुम्हें समझा सकता हूं। हाँ मेरे पास एक चीज है, मगर पानी नहीं फैले उसमें से यार, रुको ध्यान से सुनना, पानी नहीं फैले, है ही नहीं अब इसमें, ठीक है। देखो राइबोसोम हमेशा 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक बड़ी उप इकाई होती है, एक छोटी उप इकाई होती है। जब तक राइबोसोम ऐसा होगा
तब तक तो आपको पता है इसका कोई भी कार्य है ही नहीं। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि राइबोसोम का सक्रिय स्थल इन दोनों उपिकाइयों के बीच में पाया जाता है। हर्षर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुनो, अब ध्यान से देखोगे ना, तो जो एमआरएनए है, वो एमआरएनए राइबोसोम के यहां नहीं चिपका। हुआ क्या था कि राइबोसोम एमआरएनए के नीचे, छोटी उपिकाई एमआरएनए के नीचे चिपकी थी और बड़ी उपिकाई एमआरएनए के ऊपर चिपकी थी। क्या यही हुआ था? क्या बताओ? देखो तुम्हारे डायग्राम में, यहां मेरी तरफ क्या देखते हो? डायग्राम में देखो, क्या यही हुआ था क्या? अगर ये राइबोसोम पूरा ही ऐसे बंद रहता तो बेटा इसके अंदर एमआरएनए घुस ही नहीं पाता। तो तुम्हारे दिमाग में जो आज तक एक क्वेश्चन था, वैसे तो मैंने कोशिका वाले चैप्टर में भी आपको बोला होगा, मगर अगर तुम्हारे दिमाग में आज तक भी एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये है कि हर्षित सर राइबोसोम हमेशा दो उपिकाई में क्यों होता है, तो आज उसका आंसर तुमको मिल गया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि राइबोसोम जहां से प्रोटीन बनाएगा वो राइबोसोम के बाहर की तरफ नहीं होती, राइबोसोम को सबसे अलग होना पड़ेगा। एक बच्चे ने बोला था इसमें मैग्नीशियम आयन क्या काम करता है? बेटा कोशिका वाले चैप्टर में मैंने एक बात बोली थी और तुमको तो बोली भी गई होगी कि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ाओगे तो राइबोसोम की दोनों उपिकाई पास पास आएगी, मगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम करोगे तो राइबोसोम की दोनों उपिकाई एक दूसरे से दूर दूर चली जाएगी। अब मान लो ये राइबोसोम है, अब तुम्हें बनाना है प्रोटीन, ये तुम्हारे पास एमआरएनए है, तो तुम कैसे बनाओगे? तुम बनाओगे ऐसे कि सबसे पहले तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता तो कम करोगे, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कोशिका में कम हो गई, राइबोसोम की दोनों उपिकाई अलग अलग हो गई। वाओ सर, मजा आ गया। अब ये जो एमआरएनए है, हाँ जी ये रहा एमआरएनए, इसके नीचे की तरफ राइबोसोम की छोटी उपिकाई आएगी। सर बहुत बढ़िया। इसके बाद, हाँ इसके बाद देखो, इसके बाद इसके ऊपर क्या आएगा? टीआरएनए, अमीनो एसिड को लेके। देखो ये रहा अमीनो एसिड, ये टीआरएनए आ गया अमीनो एसिड को लेके, ऐसे तो हुआ था। और उसके ऊपर राइबोसोम की बड़ी उपिकाई आ गई थी, ये रही। क्या ऐसे ही हुआ था क्या सारा का सारा काम? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवादन। और वही चीज वहां पे लिखी हुई है। तुम्हारा डायग्राम देखो ना, तुम्हारे डायग्राम में क्या था? एनसीईआरटी चाहे नहीं बोलती मगर तुमको पता है, एमआरएनए नीचे छोटी उपिकाई, टीआरएनए फिर बड़ी उपिकाई, यही तो था, बस वही चीज लिखी हुई है। जब एक छोटा दूत आरएनए मिलता है तब दूत आरएनए प्रोटीन का स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा आरएनए आएगा तो अमीनो एसिड का स्थानांतरण हो जाएगा। बड़े उपिकाई में दो स्थल होते हैं, वैसे तो मैंने 3 बताए थे, इसने 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें अमीनो अम्ल जुड़ के काफी पास आ जाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है। राइबोसोम में पेप्टाइड बंध के लिए 23 राइबोसोमल आरएनए जीवाणु में एंजाइम राइबोजाइम का काम करते हैं, ये मैंने आपको लिखवा रखा है। अगर आप राइबोजाइम की बात करोगे तो जहां पे मैंने आरएनए का टाइप लिखवा रखा है ना, वहां पे आपको ये पॉइंट लिखवा रखा है, खुद देख लो, राइबोजाइम भी लिखवाया है। मैंने बोला था इस प्रकृति के ऊपर सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होंगे, मगर एक एंजाइम आरएनए से बना होगा, नाम है उसका राइबोजाइम। चले आगे आ जाओ। दूत आरएनए समझ गए होंगे तुम क्या होता है दूत आरएनए? दूत आरएनए स्थानांतरण में एक अनुक्रम है जिसके किनारों पर प्रारंभिक कूट लगा होता है स्टार्ट कोडॉन, और एक स्टॉप कोडॉन होता है। अब स्टॉप कोडॉन के बारे में आप जानते हो कौन कौन से? यूए, यूएजी और यूजीए, ये 3 स्टॉप कोडॉन है। पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं, ठीक बात है। इनमें कुछ अनुक्रम होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते, उन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, यानी कि यूटीआर। और आपने पढ़ रखा है यूटीआर क्या है? अच्छा सर कहां पढ़ा है? तुम मेरे से ऐसे मत बोला करो, तुमने कहां पढ़ा है? तुमने सब कुछ पढ़ रखा है। तुमने ये चरखी वाला डायग्राम पढ़ा था, ये वाला? अगर ये पढ़ा था तो बता दो, ये पढ़ा था क्या डायग्राम? हाँ सर ये डायग्राम तो आपने एमआरएनए का बनाया था, बहुत बढ़िया। तो क्या मैंने यहाँ पे यूटीआर नहीं लिखा था? अनट्रांसक्राइब रीजन, ये यूटीआर था, ये 5' था, ये 3' था, यहाँ पे एयूजी था, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन थे, यहां से आरएनए बनता था। क्या बनाया है? यहाँ पे पॉली ए टेल लग रही थी, यहाँ पे ग्वानोसाइन लगा था मिथाइलेटेड, बताओ था या नहीं था? वही यहाँ है। इसने डायग्राम नहीं बनाया, फिर थ्योरी में लिख रहा है यूटीआर पाए जाते हैं भाई, मगर यूटीआर कहां होंगे? यूटीआर का मतलब क्या है? ऐसे रीजन जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोटीन बनता है स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में से। तो ये जो दोनों तरफ दिख रहे हैं ये यूटीआर है, यही लिखा हुआ, देखो क्या है, लाइन पढ़ो और फिर बताना मेरे डायग्राम से क्लियर है क्या। यूटीआर दोनों 5' किनारे पर प्रारंभन कूट से पहले, देखो ध्यान से सुनना, यूटीआर 5' किनारे पर प्रारंभन कूट से पहले बिल्कुल है, और 3' किनारे पर स्टॉप कोडॉन के बाहर, देखो। और रोध का मतलब है स्टॉप, और 3' किनारे पर रोध प्रकूट के बाद स्थित होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। और ये प्रभावी स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। नीट में ये वाली लाइन जरूर याद करना, ये नोट्स में ये वाली लाइन, नीट
बोलो, डन है क्या बेटा? बट प्रैक्टिस फॉर अ क्वेश्चन, मेरे को एनसीईआरटी पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है तो आप खुद समझ सकते हो कि प्रैक्टिस फॉर अ क्वेश्चन वो कितना जरूरी है, कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, आप खुद समझ सकते हो। प्रारंभन कोडोन राइबोसोम का प्रारंभ कूट आपको पता है एयूजी होगा, वो पहचान जाएगा। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण का दीर्घीकरण अवस्था करता है, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। राइबोसोम आरएनए जुड़ के एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, आगे चलकर एंटीकोडॉन पूरक क्षार क्रम बना लेता है और ये आपस में जुड़ते रहते हैं। राइबोसोम दूत आरएनए के एक प्रकोट से दूसरे प्रकोट की ओर जाता है, पता है ना आपको, पेप्टाइडल वाला एग्जिट पे चले जाएगा और अमीनो एसिड वाला पेप्टाइडल पे, याद है वो सरकाने वाला, मैंने इसको सरकाया इसने उसको सरकाया, वो बाहर हो गया, याद आ गया, जिसमें हमने अमीनो अम्ल स्थानांतरित किए थे, बस वही चीज है। एक के बाद एक अमीनो अम्ल जुड़ते रहते हैं और पॉलीपेप्टाइड का स्थानांतरण होता रहता है। अंत में विमोचक कारक, विमोचक कारक को मैंने इंग्लिश में लिखा था रिलीजिंग फैक्टर आरएफ, ये अभिक्रिया का समापन कर देता है, राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड से अलग हो जाती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डायग्राम, बस अपने डायग्राम से बाहर कुछ नहीं बोल सकता, इसके बस की नहीं है, मगर बेटा एनसीईआरटी तो को पढ़नी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं होता कुछ भी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मगर मैं ये लाइन एज इट इज नहीं लिखवा सकता भाई तुमको, मैं एज इट इज लिखवाऊंगा तो तुम कहोगे अर्षित सर यार वो भी टिपिकल आप भी टिपिकल, फिर हम कहां जाए बताओ। बेटा घर में कोई इज्जत नहीं करता, कोई भी एक भी इंसान इज्जत करे तो फिर बात बन जाती है ना। मान लो तुम्हारे घर में कोई भी इज्जत नहीं कर रहा तो बताओ कैसे बात बनेगी? डन है, परफेक्ट, यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? चलें आगे, आ जाओ मेरे लाल, तो करते हैं कमाल। अगला है जीन अभिव्यक्ति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन का बहुत व्यापक अर्थ होता है, अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है, बिल्कुल अभिव्यक्ति है ये। सुकेंद्रीय नियमन, सुकेंद्रीय मतलब यूकैरियोटिक सेल, सुकेंद्रीय मतलब यूकैरियोटिक, कहां कहां? पहला अनुलेखन स्तर पर, अरे भाई तू क्यों निकल जाता है, दूसरा संबंधन नियमन, तीसरा दूत आरएनए का वहां पे स्थानांतरण करते हो, चौथा स्प्लाइसिंग स्थानांतरण, सभी है। चलो भाई, जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर विशेष कार्य को करता है। ई कोलाई में एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज का जल अपघटन करके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। मैंने जब ब्रेक लिखा था ना उसमें जल अपघटन भी ऐड कर देना, मैंने लिखा है तुम्हारे नोट्स में, तो उसमें जल अपघटन ऐड कर देना नोट्स में, ठीक है भैया? आ जाओ आगे। जीवाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। लैक्टोज अनुपस्थिति में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं होगा, इस कारण साक्षात शब्दों में कहा जाए कि उपापचयी शरीर क्रियात्मक जीन की अभिव्यक्ति नियमित करती है। ये कुछ भी बोले, मैंने तुमसे एक लाइन बोली थी और वो लाइन मैं आज भी बोल रहा हूं दोबारा, जरूरत है तो बनाओगे, जरूरत नहीं है तो नहीं बनाओगे। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज तभी बनेगा जब कहीं ना कहीं कुछ होगा, क्योंकि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, लैक्टोज को तोड़ता है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, तो लैक्टोज को क्या कब तोड़ेगा? जब लैक्टोज होगा, लैक्टोज ही नहीं है तो बेटा क्या क्या फिर काम का, ठीक है? आ जाओ बेटा। तो जीन में विकास और विभेद जीन में विभिन्न समूह में अभिव्यक्ति का नियमन का परिणाम ही होता है। एस सीमिंग केंद्र की यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण के रूप में ऐसे प्रभावशाली स्थल होते हैं जो अनुलेखन में की दर को नियमित करते हैं। अनुलेखन इकाई एक निश्चित उनायक के द्वारा आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता में अतिरिक्त प्रोटीन के पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित रहती है, प्रारंभ स्थल को पहचानने में सहयोग करते हैं। ये नियामक प्रोटीन एक्टिवेटर हो सकते हैं, दमनकारी यानी कि रिप्रेसर हो सकते हैं। एसमीन केंद्र की में उन्नायक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन के विशिष्ट ऑपरेटर के द्वारा होती है। अब ये सब मैं तुमको पढ़ा चुका हूं, ऑपरेटर क्या होता है वो क्या होता है, मगर भाई ये सीधा सीधा नहीं बोलता, इसने ऐसी लाइन की कसम खा रखी है कि मैं सीधा कुछ नहीं बोलूंगा, हर्षित सर सीधा पढ़ाएंगे, मैं तो यूं घुमा के बोलूंगा कि ऑपरेटर कैसे कहते हैं। तुम्हें पता है ऑपरेटर कैसे कहते हैं, लिखा है तुम्हारी नोट्स में सब कुछ, मगर लाइन भाई ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनकी लाइन तबाही है। मतलब सीधा सीधा बोल सकता था, ये सीधा सीधा बोल सकता था कि ये इसको कंट्रोल करते हैं, ओपेरॉन, इसको पता था ओपेरॉन क्या चीज होती है। ओपेरॉन होता है मतलब जीन का समूह जो मिलके किसी भी एक कार्य को करे, वो ओपेरॉन होता है। मगर भाई सीधा कुछ नहीं लिखेगा, ये नहीं लिख सकता। ये दमनकारी प्रोटीन से बन जाते हैं। दमनकारी जानते हो, रिप्रेसर प्रोटीन, मैंने आर लिखा था, आर या आई, वो दमनकारी प्रोटीन होते हैं, याद है? गब्बर 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 है गब्बर। आ जाओ बेटा। प्रत्येक ओपेरॉन में विशिष्ट प्रचालक और दमनकारी होता है। यहाँ पे एक लैक ओपेरॉन में एक ऑपरेटर भी मिलता है। ऑपरेटर जान गए, जो गाड़ी चला रहा है जिसकी यहाँ पे पट्टी बन जाती है। तो यहाँ पे लैक ओपेरॉन दमनकारी भी हो सकता है,
तो ये किस तरीके से होता है वो जरा देख रहे हैं। और मैंने बोला था इस दो तरीके का होता है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा तुम्हें पता होना चाहिए। स्विच ऑन करोगे यानी कि प्रोटीन बनेगा, स्विच ऑफ करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, सिंघम गब्बर याद है ना, बस सिंघम गब्बर दिमाग में रखोगे तो सब कुछ क्लियर है, नहीं तो बेटा फिर पढ़ते ही रहोगे जिंदगी भर इस कॉन्सेप्ट को। आ जाओ, लैक ऑपेरॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी आनुवंशिक जैकब और मोनार्ड ने दी थी, बिल्कुल बात सही है। इन्होंने तंत्र के बारे में बताया था। लैक ऑपेरॉन, लैक प्रचालक बोलते हैं, यहां पे लैक का मतलब लैक्टोज है, अपने लिख दिया था। पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आपका जीन मोनोसिस्ट्रोनिक है, प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक में एमआरएनए से कई सारे प्रोटीन बनते हैं। इससे एक प्रोटीन बनेगा, इससे दूसरा प्रोटीन बनेगा, इससे तीसरा प्रोटीन बनेगा, इससे चौथा प्रोटीन बनेगा। लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स के अंदर, बाकी तो इधर उधर मत ढूंढना, सब कुछ नोट्स में है। एक समायक, उन्नायक और नियामक जीन द्वारा होता है। इस प्रकार में जीवाणु में बहुत आसान है। ओपेरॉन में कुछ उदाहरण है, जैसे लैक ऑपेरॉन। अब बेटा सुनो, लैक ऑपेरॉन के अलावा ये सारे ऑपेरॉन के मॉडल प्लीज अपने नोटबुक में ऐड कर लेना, मगर है नहीं अपने सिलेबस में, नाम लिखे हैं बस। लैक ऑपेरॉन, फिर ट्रैप ऑपेरॉन, फिर एआरए ऑपेरॉन, फिर हिस्टिडीन ऑपेरॉन और वेल ऑपेरॉन। ये सारे के सारे जो ऑपेरॉन के मॉडल हैं ये नोट्स में ऐड कर लेना, बस नाम पता होना चाहिए मगर डिटेल नहीं। नोट्स में ऐड कर लेना बस। ये बोलो बात सही है? आ जाओ। आईजीन का मतलब यहां पर प्रेरक, इंड्यूसर नहीं है, जबकि इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर रोकने का काम करता है। आई याद है, मैंने बोला था आई और आर, इसका मतलब होता है रिप्रेसर या इनहिबिटर, क्योंकि ये जो बनाएगा उसे हम अवमंदक प्रोटीन बोलते हैं। याद आ गया होगा, गब्बर है ये अवमंदक प्रोटीन। पूरी थ्योरी वही लिखेगी बेटा, कुछ अपने नोट से बाहर नहीं होगा, मगर सीधा सीधा नहीं बोलेगी। मैं इसलिए पढ़ाता हूं धीरे धीरे कि आपको लग जाए। हाँ, अब मेरे बाद एक बार और एनसीईआरटी को रीडिंग करना आराम से बैठ के। जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था उसी कॉन्सेप्ट के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी जरूरी है, समझो। मैं इतना ही टिपिकल नोट्स नहीं बना सकता, नहीं तो फिर नोट्स कोई पढ़ेगा ही नहीं, वो कहेगा एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं। तो ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, देख लो, आप आगे पढ़ लो, देखो नोट्स में है क्या। 3 संरचनात्मक जीन होते हैं, ZYA, याद आ गया। ZYA का मतलब ये है बी, ये है पी, ये है टी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसहिस्टैलेज, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, याद करने का तरीका बताया था मैंने। आ जाओ, मिलकर बना होता है। आई दमनकारी कूटलेखन करता है, जो जेड होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करता है। ठीक है, जो क्या करता है डाइसैकेराइड लैक्टोज, लैक्टोज डाइसैकेराइड होता है, जैवणु में बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लैक्टोज को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। अरे कहां गए भाई, एनसीईआरटी दिखाओ। ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। चले आगे, आ जाओ। वाई क्या होता है? परमीएज, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारंगम्यता बढ़ाता है। और ए ट्रांसएसिटाइलेज होता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं दे रखा, बस इतना ही दे रखा है ए के बारे में, मगर मैंने आपको लिखवा दिया एसिटाइल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए। इस प्रकार लेस प्रचालक तीनों लैक्टोज उपापचय के लिए मतलब आवश्यक होता है, और ये कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बोलो बात सही है? मैंने एक चीज और लिखवाई थी, नोट्स में है, मैंने लिखवाया था कि परमीएज हमेशा एक्टिव होगा। परमीएज जो एंजाइम है वो हमेशा ही एक्टिव होगा, क्योंकि नहीं तो फिर कोशिका को पता ही कैसे लगेगा? बेटा गेट थोड़ा सा तो खुला होना चाहिए, नहीं तो पता ही लगेगा बाहर कोई आया नहीं आया। तो इसलिए परमीएज एंजाइम हमेशा एक्टिव रहेगा। कोशिका परमीएज एंजाइम को हमेशा एक्टिव रखती है, जिससे कोशिका को यह पता लगे बाहर लैक्टोज है क्या। बाहर लैक्टोज है तो कोशिका इसको अंदर ले लेगी, बाहर लैक्टोज नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोशिका को परमिबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी। कोशिका कहती है भैया पारगम्य तो बनाए रखो, बाहर अगर मान लो लैक्टोज आ भी जाएगा हमें तो पता नहीं लगेगा, हम तो सब अंदर बैठे। तो बेटा परमीएज एंजाइम हमेशा एक्टिव होता रहता है, ये मैंने लिखवाया नोट्स के अंदर और इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टोज में बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करता है, जो कि ऑन हो सकता है और ऑफ हो सकता है। समझ गए ना ऑन और ऑफ का मतलब? लैक्टोज है तो ऑन हो गया स्विच, लैक्टोज नहीं है तो ऑफ हो गया स्विच। इसे प्रेरक कहते हैं। उपयुक्त कार्बन स्रोत में ग्लूकोज की अनुपस्थिति में लैक्टोज डाल दिया जाता है, तब परमीएड की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर, ये परमीएड नहीं है परमीएज है ये बेटा, ये इंग्लिश सुधार लेना इसकी, परमीएज। क्योंकि आपको पता है परमीएज एंजाइम क्या काम करेगा? परमिबिलिटी को बढ़ाएगा, तभी तो लैक्टोज अंदर आएगा। बीपीटी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज, तभी तो अंदर आएगा लैक्टोज। बहुत बढ़िया, आ जाओ। याद करो कि लैक प्रचालक में अभिव्यक्ति में निम्न हमेशा बनी रहती है, अन्यथा लैक्टोज कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं करती रहे। लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल लिखा हुआ है। हमेशा नीट के अंदर एक क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा,
आ सकता है क्वेश्चन, ये पूछ लेगा तुमसे कि भैया कौन सा ऐसा जीन है जो हमेशा एक्टिव होता है, परमिएज। मैंने बोला गेट थोड़ा खोल के ही रखोगे भाई। परमिएज का मतलब परमिबिलिटी, परमिबिलिटी का मतलब पारगम्यता, तो मतलब पारगम्य तो बनाए रखोगे। आपको पता लगना चाहिए कि भैया लैक्टोज है नहीं है। गेट ही बंद रहेगा तो बताओ कैसे पता लगेगा बाहर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है देखो सब कुछ। आओ भाई, इसके बाद लैक्टोज प्रचुलक में निम्न ढंग से प्रेरित करता है। यदि आई जीन द्वारा जो संश्लेषित होता है वही गब्बर है, आई जीन, तो ये दमनकारी प्रोटीन प्रचालक से संबंध बना देता है, जिससे उससे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ता और फिर ये सारी की सारी चीजें नहीं बनेगी। समझ में आ गई क्या बोला इसने? इसने बोला जब, मतलब तुम्हें पता लग गया होगा मेरे ख्याल से, इसने क्या बोला, अरे भाई मैं इजी थू, ये लो, इसने क्या बोला, ये है रिप्रेसर, ये है प्रमोटर, ऑपरेटर जेड वाई। इसने बोला कि जब रिप्रेसर प्रोटीन या फिर आई जीन, इन्होंने जब गब्बर, ये रहा गब्बर, तो गब्बर अगर इससे जाके जुड़ गया ऑपरेटर से, तो फिर ऑपरेटर आगे गाड़ी नहीं लेके जा पाएगा, दिल्ली से यूपी बिहार गाड़ी नहीं जाएगी, यहीं रुक जाएगा काम, वही लिखा है। मगर अगर इसके चारों तरफ लैक्टोज जुड़ गया, ये लैक्टोज जुड़ गया, तो बेटा आप गब्बर को रोक लिया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, बाजीराव सिंघम आ गया, ऑपरेटर फ्री है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, जेड वाई से प्रोटीन बन जाएगा। यही लिखा हुआ है, देख लो। बताओ अगला, लैक ऑफ इरोन ग्लूकोज या ग्लैक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्या तुम बता सकते हो कि लैक्टोज की उपस्थिति में कब तक लैक ऑफ इरोन अभिव्यक्त हो सकता है? बेटा तब तक जब तक उसको आवश्यकता है, सीधी सी बात है। दमनकारी द्वारा, दमनकारी का मतलब रोकना है, ऋणात्मक नियमन करते हैं। बस ये जरूर याद रखना, नीट में क्वेश्चन आएगा, मैंने भी स्टार लगाया था, तुम भी स्टार लगा दो। लैक प्रचालक धनात्मक नियमन पॉजिटिव रेगुलेशन के नियंत्रण में भी होता है, लेकिन इस स्तर के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। मत करो तुम भी चर्चा, क्योंकि हम भी नहीं करेंगे, हमें नीट का एग्जाम दे रहा है, हम नहीं करेंगे इसकी चर्चा। हमने ऊपर वाले की चर्चा पूरी कर ली, हमें पता है कि कैसे अगर प्रोटीन की जरूरत है तो कैसे क्या काम होगा। आप खुद देख लो जरा, आप खुद यहां पे देख सकते हो कि कितने टाइम से हम केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अभी जो मैंने एनसीईआरटी आपको पढ़ानी चालू की है, आधा घंटा हो गया मेरे को एनसीईआरटी पढ़ाते, और मैंने कितने पेज पढ़ाए? ये तो आपके एनसीईआरटी के शायद 3 ही पेज होंगे। देखो मैं कितने पेज पढ़ाए, 1 और ये 2 टॉपिक ही पढ़ाया पिछले आधे घंटे से, मैंने कुछ और पढ़ाया भी नहीं। बताओ क्या आप भी कर लोगे क्या? इतना सा काम कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आधा घंटा एनसीईआरटी का, आधा घंटा एनसीईआरटी है भाई, मैं क्या करूं बताओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो भैया टाइम तो लगता है, ठीक है भाई। मगर ये तुम बताना, मतलब डायग्राम देखो ना, ये मतलब एनसीईआरटी का डायग्राम भी एज इट इज वही है जो मैं बोल रहा हूं। देखो क्या है एनसीईआरटी में, देखो ये रिप्रेसर है, ये ऑपरेटर से जुड़ गया, तो देखो ये कुछ भी नहीं बनाएंगे। देखो क्या लिखा है, ओ से बनने के बाला, अब इसमें आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा इससे, तो इन तीनों से कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया। मगर जब इससे देखो लैक्टोज, ये प्रेरक कौन है? सिंघम है, लैक्टोज है। जब ये लैक्टोज इससे जुड़ गया तो बेटा इसको तो ब्लॉक कर दिया, अब ये यहां से जुड़ेगा ही नहीं, तो इससे क्या बनेगा? आरएनए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांससिस्टाइलेज, बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? प्रेरक की उपस्थिति मतलब लैक्टोज की उपस्थिति, सिंघम है, सिंघम, बाजीराव सिंघम की उपस्थिति होनी चाहिए। डन है? इतना आसान था या मुश्किल था? बस गब्बर जुड़ गया अगर ऑपरेटर से। अब कोई ये नहीं कहेगा कि गब्बर जेड से जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा भाई? जेड वाई तो पीछे के डब्बे हैं, गब्बर को क्या मतलब उससे? गब्बर सीधा कहेगा भाई साहब आंख पे पट्टी बांधनी है, किसके बांधू? कह रहा उसके बांधे जो गाड़ी चला रहा है। बस जो गाड़ी चला रहा है ऑपरेटर है, वो ड्राइवर, उसकी आंखों में पट्टी बांधी तो बेटा फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना, रिलैक्स रहो, मस्त रहो, हो गया तुम्हारा काम, हो गया तुम्हारा काम। तुम्हें यही तो करना था। बताओ मेरा पॉइंट। डन 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 डन। बोलो डन है क्या? पक्का? चलो एक टॉपिक करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है मानव जीनोम परियोजना, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आ जाओ बेटा, थ्योरेटिकल है वैसे तो, मगर पढ़ते हैं। मानव जीनोम परियोजना, मानव के जीनोम की परियोजना क्या है? आओ मेरे लाल देखते हैं। इसे हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थ्योरेटिकल है बेटा, ज्यादा थ्योरी, बहुत याद करने वाली चीज बहुत ज्यादा है, भर भर के याद करने वाले कॉन्सेप्ट थे, भर भर के, तो भर भर के याद करवाऊंगा मैं भाई साहब, भर भर के। मतलब 1 किलो नहीं है, कम से कम 5-7 किलो परियोजना में लिखे हुए बेटा। अब क्या करें, चलो बेटा आ जाओ। सबसे पहली बात ये बेटा, मानव जीनोम परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है।
आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरी परियोजना, ये रही पूरी परियोजना लिखी हुई है, बताया हुआ है कि क्या क्या है। ठीक है, आ जाओ भाई, अपन भी चालू करते हैं। अपन तो यहां लिखेंगे, देखो जरा, मानव जीनोम परियोजना अगर देखी जाए तो ये परियोजना में सबसे पहला जो वर्ड होता है वो वर्ड होता है जीनोम। हाँ सर, पहले तो ये बताओ हर्षित सर, जीनोम क्या होता है? मानव तो हमें पता है बेटा, जीनोम होता है अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय। समुच्चय का मतलब ग्रुप, अगुणित गुणसूत्र समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1990 से शायद ये चालू की थी, 2003 तक चालू की थी। 2003 में भी कंप्लीट तो नहीं हुई थी, मगर हम बोल देते कि भाई साहब कंप्लीट हो गई थी, मगर वैसे तो पूरी हुई नहीं थी ये कंप्लीट। ठीक है, चलें आगे। पॉइंट नंबर सेकंड, बेटा ये जो मानव जीनोम परियोजना है, इसके ऊपर दो संस्था ने काम किया था। एक तो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और एक किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इसको एनआईएच बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को। ठीक है भैया, नीट में बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा, बन के आ जाएगा, तो मेरे को थैंक यू सो मच बोल देना कि अर्षित सर थैंक यू सो मच, आपने पहले ही बोल दिया था। बोलो बात सही है, आगे चलते हैं। बेटा क्या होता है अगुणित कोशिका? अगुणित कोशिका वो होती है जो होती है एन, जैसे तुम्हारे शरीर में तुम्हारी शुक्राणु है, उनमें गुणसूत्र 23 है, तो वो अगुणित है। क्या होती है द्विगुणित कोशिका? तो बेटा द्विगुणित कोशिका होती है 2n, जैसे तुम्हारे शरीर में जैसे कोई भी बाल की कोशिका है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। इतना तो शायद तुम सीख के ही आए हो कोशिका विभाजन से ही, ये तो कोई नई चीज नहीं होगी। बताओ क्या इतना पॉइंट क्लियर है? 100%। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत आएगी नहीं। इन दोनों ने काम किया। जीनोम क्या होता है बता दिया, मानव क्या पता है? परियोजना जो लंबे समय तक चली हो, परियोजना है बेटा, जो लंबे समय तक चलेगा वो ही परियोजना है। बताओ मेरे भाइयों, क्या मेरा पॉइंट मेरे सारे के सारे जो उपस्थित कलाकार हैं, क्या उन सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? कोई भी दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं है? ठीक है। अब बेटा गोल क्या थे, उद्देश्य क्या थे ह्यूमन जीनोम परियोजना के? एचजीपी बोल सकता हूं शॉर्ट फॉर्म के उद्देश्य, इसका मतलब गोल ऑफ एचजीपी। एचजीपी के बेटा गोल क्या थे? अरे हर्षित सर गोल पढ़ने पड़ेंगे बेटा, क्या करूं मैं बता? गोल तो बेटा पढ़ाऊंगा तभी तेरे को समझ में आएगा कि गोल क्या थे। बोलो बात सही। पहला गोल, जितने भी हमारे शरीर में जीन हैं उनके बारे में पता लगाना। बहुत बढ़िया। मनुष्य में उपस्थित जीन का पता लगाना। बोलो क्या पहला पॉइंट क्लियर है? पक्का? हमारे शरीर में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर हैं, उनको क्रम से लगाना। ठीक है, तो लगभग 3 बिलियन होते हैं, तो लगभग 3 बिलियन आनुवांशिक क्षारक को क्रम से लगाना। हर सर ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब कि आपको ये पता हो ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर जी आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर सी आएगा, फिर जी आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा। ये पता होना चाहिए किसके बाद क्या आएगा। अगर तुम्हें ये पता है तो मतलब तुमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया। क्योंकि बेटा तुम खुद समझो, जैसा डीएनए होगा वैसा ही आरएनए, जैसा आरएनए वैसा प्रोटीन। अब तो तुमसे ज्यादा अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता है। डीएनए में बदलाव कर दूंगा तो आरएनए का क्रम बदल जाएगा, आरएनए का क्रम बदला तो प्रोटीन बदल जाएगा। बताओ क्या बल्ले बल्ले है? वाह सर, मजा ही आ गया, मजा ही मतलब मजा ही है बायोलॉजी में। बोलो बात सही।
जितनी भी सूचना है उसको डाटाबेस में स्टोर करना। सूचना को हार्ड डिस्क डाटाबेस जानते हो ना, सूचना को डाटाबेस में सुरक्षित रखना। बोलो बात सही है? जो भी सूचना तुमने डाटाबेस में सुरक्षित रखी, जैसे हार्ड डिस्क में रखते कंप्यूटर में, उसको पूरा उसका गहन अध्ययन भी करना। सूचना का गहन अध्ययन करना, सूचना का गहन अध्ययन। बोलो बात सही है? इससे क्या होंगे? तकनीकें बताना, जो टूल्स होते हैं उनको इंप्रूव करना। तकनीक यानी कि टूल्स को इंप्रूव करना। बेटा पहले पंचर लगाने के लिए अलग तकनीक थी, टायर निकालते थे, फिर यूं घिसते थे, फिर लगाते थे उसके ऊपर चिपका जो भी लगाते थे पहले। अब बेटा अलग ही है, सब ट्यूबलेस टायर होगा, ये लगाया सुआ, ये लगाया पंचर। तो देखो तकनीक बदल रही है। तो बेटा जब हमको सब कुछ पता लग जाएगा, हमने डाटाबेस बना दिया, तो हम इसको तकनीक में भी बना लेंगे। बताओ बात सही है क्या? इस तकनीक को किसी और प्रयोग में उपयोग में लेना, किसी और प्रयोग में और सेक्टर में तकनीक को किसी और सेक्टर, किसी और सेक्टर, सेक्टर का मतलब विभाग में उपयोग में लेना। अगर आप मेरे से एक शब्द में पूछो ना, एक शब्द मतलब 2 लाइन में एक शब्द में तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, 2 लाइन में पूछो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा बेटा हम हमारे डीएनए का जो क्रम है ना, अगर हमने वो पता कर लिया पूरा, तो बेटा हम आरएनए के अंदर कोई बदलाव कर सकते हैं, प्रोटीन कोई भी बदला सकते हैं। मतलब बेटा गोरिल्ला नहीं बनाएंगे, हम सुपरमैन बना देंगे। बस सुपरमैन का मेरे को एक ही चीज बुरी लगती है, तुम्हें पता है, उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। सुपरमैन को कौन सी चीज कहां पहननी है उसको ये नहीं पता, बस ये मेरे को बहुत दिक्कत लगती है। इतना एजुकेटेड होने के बाद भी सुपरमैन ने ये जो गलती की मुझे सही नहीं लगती। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चलो चलो बेटा, मगर इस पूरी परियोजना से इथिकल, लीगल व सोशल यानी कि सामाजिक इशू वो बहुत बन गए। इथिकल भी बन गए, लीगल भी बन गए और सोशल। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं ईएलएसआई, इथिकल लीगल सोशल इशू है। इथिकल का मतलब तो जानते हो ना, एथिक्स होती है कि बोलते हो हम तेरे अंदर ये एथिक्स नहीं है। लीगल का मतलब तो कानूनी होता है, सोशल का मतलब वो होता है क्या? सामाजिक। तो ये सामाजिक होता है, ये कानूनी होता है। और इथिकल तो तुम समझते ही हो, इथिकल का मतलब तेरे अंदर इथिक्स नहीं है क्या, ऐसे बोल देते हैं अपन किसी को, तेरे अंदर इतना सा भी वो नहीं है क्या, इथिक्स नहीं है क्या, ओ ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी वाली बात। बोलो डन है क्या? डन है? यहां तक का काम कर लोगे? अब बेटा सुनो, इसके तकनीक क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है? तकनीक या प्रोसीजर? अब बेटा थ्योरेटिकल चीज ही है थोड़ी बहुत, ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है। पहला पहला प्रयोग क्या करना है? कोशिका में से डीएनए को बाहर निकालना। कोशिका में से डीएनए को प्राप्त करना। पहला, बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है? वाह सर मजा आ गया। जो डीएनए आपको मिला, अब बहुत बड़ा डीएनए हमारा, तो छोटे छोटे खंडों में तोड़ लो। डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना। बेटा एक चैप्टर है ना बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, उसके अंदर आप पढ़ते हो एक एंजाइम जिसका नाम होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो उस एंजाइम से काटते हो डीएनए को। कौन से एंजाइम के द्वारा? एंडोन्यूक्लियस।
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक नियत स्थल से तोड़ता है डीएनए को। तुम पढ़ोगे, मैं तो देखो नाम लेता हूं, मगर तुम वो फिर कहोगे अर्षित सर ये आप बायोटेक में क्यों घुस गए। मैं नाम बता देता हूं। जैसे आप यूज में लेते हो इकोआर फर्स्ट, आप यूज में लोगे बाम फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, हिंद सेकेंड, हिंद थर्ड। ये क्या है सब? ये बेटा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये सारे एंजाइम हैं जो कि कभी भी डीएनए को बीच में एक नियत स्थल से काटते हैं। डीएनए को एक नियत स्थल से काटते हैं। ये तुम सब जूलॉजी में पढ़ोगे। बोलो, धन्यवाद। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं है? चले आगे। अब बेटा तुमने डीएनए ले लिया, पहले डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काट लिया। अब क्या करोगे बेटा? अब इस डीएनए की कॉपी बनाओगे, बहुत सारी कॉपी। जैसे फोटोस्टेट मशीन होता है ना, तो बायोलॉजी में तुम बायोटेक में पढ़ोगे एक्चुअली ये सब कुछ। तो तुम फोटोस्टेट मशीन नहीं यूज में लोगे, यहां पे तुम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के द्वारा इसका क्लोन बनाओगे। लिख रहा हूं, डीएनए के खंडों का बीएसी, इसका पूरा नाम होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इंग्लिश में ही लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इंग्लिश में याद करना आसान है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम व YAC, इसका मतलब है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम द्वारा क्लोन बनाना। अरे क्लोन बनाना, हिंदी में बनाना क्या केला थोड़ी है ये। अरे तेरी, अरे हर्षित क्या लिखते थे हो आप? मतलब क्या करोगे? जो आपका डीएनए के खंड है ये रहा, इसको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ जोड़ दोगे। ठीक है, तो क्या होगा? जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो आपका डीएनए भी अपनी कॉपी बना लेगा। सीधी सी बात है। तुम्हें अगर तुम्हारे किसी पेज की कॉपी बनानी है, तो जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे नोट्स लेके जाए तो उसमें एक पेज अपना भी लगा दो, जब उसकी कॉपी होगी तो तुम्हारी भी हो जाएगी। इतनी सी बात है। वाओ, क्या तरीका है, बस यही तो है। बताओ, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या तीनों पॉइंट में कोई भी दिक्कत? सही है। अब जो डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग करना। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है क्रम में बांधना डीएनए के जो भी खंड है उसमें जो भी लिखा हुआ है ATGC, वो सब कुछ लिख देता हूं मैं। डीएनए के खंड में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक को क्रम में लगाना। और बेटा ये एक मेथड से चालू होता है जिसे हम बोलते हैं सेंगर मेथड। इसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं? सेंगर मेथड के द्वारा। फ्रेडरिक सेंगर है वैसे इसका नाम। बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? तो क्रम में लगा दिया। बताओ, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? सही। इसकी अब जो भी डाटा मिलता है उसको कंप्यूटर में फीड करना। लास्ट लाइन है तो नीचे लिख देता हूं मैं, अलग से एक पेज क्यों लगाऊं। डाटा को कंप्यूटर में फीड करना। लो बेटा, हो गया काम। ये मेथड है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने भी डिटेल नहीं दी। तो ये थ्योरी वाले पॉइंट है, बस इसको थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी और कुछ भी नहीं है। बताओ, क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। बेटा जो ह्यूमन जीनोम परियोजना है ना,
वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब हमने आजकल कंप्यूटर को प्रयोग करना चालू कर दिया, क्योंकि आप खुद सोचो डीएनए के खंडों को ढूंढना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है बेटा। 3 बिलियन बेस पेयर को कब तक ढूंढोगे? आज ढूंढोगे बूढ़े हो जाओगे। तो हमने बेटा कंप्यूटर को यूज करना चालू कर दिया। कंप्यूटर में चीजों को ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हो, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। कंप्यूटर बहुत सही होता है। तो अब याद रखना कि हमने कंप्यूटर को यूज करना चालू कर दिया। तो ह्यूमन जीनोम परियोजना में हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करना चालू कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एचजीपी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रयोग किया गया। प्रयोग किया। बताओ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब समझ गए ना? कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो तुम्हारा कोई दोस्त आईटी कर रहा होगा तो तुम्हें पता होगा। इंफॉर्मेशन टेक, बोलो क्या डन है बात? कोई भी दिक्कत यहां तक? चलूं, आ जाओ। सबसे लास्ट में जो सीक्वेंस किया गया वो था क्रोमोसोम नंबर 1। सबसे अंत में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्रमित किया गया गुणसूत्र। थ्योरेटिकल पॉइंट है, बताओ इसमें क्या ही समझाऊं। गुणसूत्र 1 नंबर का है, नीट में आने लायक चीज है ये। नीट में सीधा पूछ लेगा ये आपसे। बताओ क्या यहां तक पॉइंट सभी लोगों को क्लियर? 100%। चले भाई आगे आ जाओ। दोस्तों हमने यहां पे जेनेटिक और फिजिकल मैप भी बनाए, आनुवांशिक मैप बनाए, आनुवांशिक व फिजिकल मैप बनाए गए। जिसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जूलॉजी में पढ़ोगे, जो एंजाइम एक नियत स्थल से काटता है, नाम लिखे थे ना, इकोआर फर्स्ट वगैरह जो भी, वो यही है। जिसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस व वीएनटीआर का प्रयोग किया गया। एक इसका पूरा नाम इंग्लिश में याद रखना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चले आगे, आगे चलो बेटा। कई सारी चीजों का आज तक बना लिया गया है ह्यूमन जीनोम परियोजना में, कई सारी चीजों का बना लिया गया है। जैसे सी एलिगेंस को बना लिया गया है, सी एलिगेंस, इसका पूरा बढ़िया वाला बना लिया गया है, ठीक है। ड्रोसोफिला, धान की फसल, ठीक है। जैसे आपने चावल का बना लिया, चावल खाए हो, राइस। जैसे आपने एरा बायोडॉप्सिस का बना लिया, थैलियाना का। इनका क्रम बना चुके हो आप, इनका प्रोजेक्ट हो चुका है, प्रोजेक्ट, सम अदर प्रोजेक्ट, कुछ अन्य प्रोजेक्ट। नीट में आ जाएगा किन किन का प्रोजेक्ट के बारे में काम हो गया है। तो ये वो है जिनके प्रोजेक्ट के बारे में अब काम हो गया है, दुनिया को बता दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट क्या होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे, चलो भाई। थ्योरी है दोस्तों अब इसमें तो, जो ह्यूमन जीनोम परियोजना है
मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो, अच्छा अच्छा सर ऐसे बोला करो, उसमें 3146.7, मतलब देखो आज भी अगर देखा जाए ना तो ह्यूमन जीनोम परियोजना पूर्ण नहीं हुई है, आज भी पूर्ण नहीं हुई है परियोजना, तो आज भी अधूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो टिकते नहीं है, जो यहां से वहां घूमते हैं, वहां से वहां घूमते, टिकते ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो वैसे तो हम बोलते हैं पूर्ण हो गई है, मगर कुछ जीन ऐसे होते हैं जो स्थिति बार बार बदलते रहते हैं। सोचो कोई एक लड़का है जिसको पहले पहले नंबर पे खड़ा कर दिया मैंने, वो भाई साहब वहां से हटके 7वें पे जुड़ गया, तो बेटा क्रम में दिक्कत हो जाएगी, वो वहां से हटके 100वें पे जुड़ गया, तो सारे क्रम ही बदल जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम कोशिश करते हैं कि भाई साहब हम कुछ तरीके से बचा लें, मगर बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डन है, चलो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो ह्यूमन जीनोम परियोजना है इसमें 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड को अभी तक हम सीक्वेंस कर चुके हैं। 3164.7 न्यूक्लियोटाइड को हम अभी तक क्रम कर चुके हैं। भाई साहब बहुत बड़ी बात होती है ये। हमारे में कुल जो जीन होते हैं, अरे यार, कुल जीन संख्या वो लगभग 30,000 होती है। यहां से सीधे क्वेश्चन बनेंगे, अब ढूंढने में बैठ जाना अर्षिता 30,000 कैसे होते बताओ, ठीक है। हाँ ये वो कह रहा, और सर आप बताओ ना ये 30,000 जीन सच में होंगे कैसे, हमें तो बताओ लगभग होता क्या है। नहीं बस नहीं समझना, प्रत्येक जीन में जो शारक होंगे उसमें लगभग 3,000 होंगे, 3,000। बताओ, चले आगे। लार्जेस्ट मनुष्य का जो जीन होगा वो होता है डिस्ट्रोपिन। कौन सा है, डिस्ट्रोपिन है। और ये डिस्ट्रोपिन कहां पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित। बेटा यहां से हर एक क्वेश्चन से सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये क्या होता है। इसमें अब रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है कि हर्षित सर 30,000 जीन ढूंढवाओ हमें, तो बेटा कोई जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या, चलूं आगे, आ जाओ। बेटा आपको पता होगा कि तुम्हारे और मेरे में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो सब में सेम ही है, तो हमारे शरीर में लगभग 99.9%, कितना देखो 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड है, और तेरी न्यूक्लियोटाइड तो जानते हो ना, वो समान है। वाह सर, केवल हमारे शरीर में 0.1 जो न्यूक्लियोटाइड है ये अलग होते हैं। वाह सर वाह, क्योंकि बेटा हम सबको सेम ही प्रोटीन की जरूरत है, तो हमारे शरीर में देख लो कितने न्यूक्लियोटाइड समान है, 99.9% न्यूक्लियोटाइड समान है, केवल 0.1% ही न्यूक्लियोटाइड हमारे शरीर में अलग है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है। लगभग 50% जीन का तो अभी तक हमको कार्य पता भी नहीं है। तुम कह रहे हो परियोजना हो गई पूरी, लगभग 50% से ऊपर ही मान लो जीन का कार्य नहीं पता। बोलो बात सही है। अगर आप गुणसूत्र संख्या 1 की बात करोगे, ये सब याद करना है भाई, गुणसूत्र संख्या 1 की बात करोगे तो इसमें सबसे अधिक जीन होते हैं, सबसे अधिक 2968 जीन होंगे गुणसूत्र संख्या 1 में, याद रखना पड़ेगा, मतलब ये वाला पॉइंट तो है ना, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और वाई में, वाई गुणसूत्र होता है ना जो तुम्हारे पास होता है, इसमें 231 होते हैं। और दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है। चले आगे। लगभग 2% जीनोम ही प्रोटीन बनाते हैं सब में से, लगभग 2% ही प्रोटीन बनाने में सक्षम।
सबसे प्रोटीन भी नहीं बनाते आप कहोगे अर्षित सर ये कैसे बोला आपने? सुनो भाई, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुमसे एक बात बोला था कि पूरे डीएनए का तो तुम प्रतिकृतियन करते हो। मैंने बोला था तुमसे पूरे डीएनए का तो तुम प्रतिकृतियन करते हो, मगर पूरे डीएनए से तुम कभी भी प्रोटीन नहीं बनाते। बताओ ये वाली लाइन बोली थी तुमसे, नहीं बोली थी? मैंने बोला था कि पूरे डीएनए का प्रतिकृतियन तुम करते हो, मगर पूरे डीएनए से कभी भी आरएनए नहीं बनाते भाई, याद रखना। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चलो आगे। ये थ्योरेटिकल है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये अभी सीधा सीधा है बेटा, सीधा सीधा पूछ लेगा कितने % जीन का, तो बस इसमें कुछ भी नहीं है। अब दो मेथड का प्रयोग करते हैं। एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं ईएसआई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे हम बोलते हैं ईएसटी को एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इंग्लिश में देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, बाकी तो मैं तो कह रहा हूं इंग्लिश में याद करो क्योंकि ईएसटी लिखा होगा। बोलो बात सही है? और दूसरा जो होता है वो होता है सीक्वेंस एनोटेशन। बोलो भैया क्या पॉइंट क्लियर है? इसके अंदर तो क्या होता है, हम सारे ही जीन को कोड कर लेते हैं, सारे ही जीन का कोड करते हैं हम इसमें। ईच एंड एवरी जीन कोड होता है इसमें, सभी जीन का या जीन को कोड किया जाता है। जो प्रोटीन बनाने में सक्षम है। बोलो बात सही? जबकि इसके अंदर आप इंट्रॉन को भी कोड करते हो। इंट्रॉन, जबकि तुमको पता है इंट्रॉन तो तुम्हारे काम का होता ही नहीं है, इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों को ही कोड किया जाता है भाई साहब, सभी को ही रखा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें इंट्रॉन व एक्सॉन दोनों को ही सम्मिलित करते हैं। जब आप बायोटेक पढ़ लोगे ना, तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा, ये वाला जो, और इसके बाद वाला भी, क्योंकि बायोटेक में बहुत सारी चीजें दे रखी है। बायोटेक तो मतलब बहुत ही अलग है ना, मतलब इसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है बायोटेक। चले आगे। चलो भैया दोस्तों, लगभग 1.4 मिलियन स्थल डीएनए पर एक सिंगल आरएनए, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बदलने से चेंज हो जाता है। मैं ऐसा क्या बोल रहा हूं, हमारे शरीर में जितने भी डीएनए है, नाइट्रोजन क्षारक है, उनका कोई ना कोई क्रम तो होगा। एटी जीसी एटी एटी, मान लो ये कोई क्रम है डीएनए का, मैं एक ही श्रृंखला बना रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी स्थल होते हैं जहां पे कोई नाइट्रोजन क्षारक अपना क्रम बदल दे, यहां से थाइमिन हट जाएगा, तो बेटा अब सीधी सी बात है, गुआनिन आगे आ जाएगा, तो देखो सबका क्रम बदल गया। ये पहले तीसरे नंबर पे था, अभी दूसरे पे हो जाएगा। ये चौथे नंबर पे था, अभी तीसरे पे हो जाएगा। तो सबका क्रम बदल सकता है। बोलो क्या यहां तक पॉइंट मेरा क्लियर है क्या? बीमारी जो होती है ना, उसको पहचानने में बड़ा उपयोग होता है। बीमारी को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पहचान सकते हैं, इस पूरे तरीके से। तो अगर एक ही नाइट्रोजन क्षारक के क्रम में अगर इस तरीके से चेंज होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं।
इसको बोलते हैं एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? एक ही नाइट्रोजन क्षारक बदल जाएगा तो बेटा सबका कर्म बदल जाएगा, सीधी सी बात है। तुम कभी उसमें लगे हो लाइन में, तो लाइन में लगे हो ना कभी भी किसी भी चीज की लाइन में, पहला बंदा हट जाता है तो तुम पहले तो दूसरे थे, मगर अब तुम पहले हो जाते हो। तो ऐसा 1.4 मिलियन जगह पे हो सकता है तुम्हारे शरीर के अंदर। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? और इसका उपयोग किया जाता है बेटा डिजीज को आइडेंटिफाइड करने के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये भी तुम्हारे लिए ही बनाया था मैंने तो भाई। आ जाओ, मानव जीनोम परियोजना, ये मेगा प्रोजेक्ट भी है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो मेगा प्रोजेक्ट है ये। 2003 में पूरी हुई थी ये, देख लेना। वैसे 1990 से मेरे ख्याल से 2003 में पूरी हुई थी। मेगा प्रोजेक्ट है ये, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट होता है। कई सारे देश थे बेटा इसमें, इंडिया नहीं था बस, क्योंकि बेटा छोटी मोटी जगह पे इंडिया काम नहीं करता। इंडिया कहता है छोटी मोटी जगह है मैं नहीं कर रहा काम। बेटा नहीं करेगा इंडिया, नहीं करेगा। बताओ तुम और मैं क्या कर सकते हैं? ठीक है, छोटी मोटी जगह पे बेटा हम काम नहीं करते। हाँ, आ जाओ बेटा, देख लेते कुछ और पॉइंट मिल जाएगा तो। आ जाओ, आओ। पिछले कुछ खंडों में तुमने पढ़ा है कि डीएनए में क्षारक का क्रम आनुवंशिक निर्धारित करता है। बिल्कुल, नाइट्रोजन क्षारक बदल दोगे तो डीएनए भी बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में किसी भी जीन की आनुवंशिक व्यवस्था उसमें डीएनए में अनुक्रम पर निर्धारित होती है। बिल्कुल, जैसा डीएनए होगा वैसा आरएनए, जैसा आरएनए वैसा प्रोटीन होता है। वाह सर, मजा आ गया। आओ बेटा, मजे ही मजे। तो व्यक्ति में डीएनए वाले अनुक्रम सब में अलग अलग होता है। बिल्कुल बेटा, हम सब एक जैसे नहीं होते ना। हाँ, मगर 99.9% डीएनए हमारा सेम है, लिखा है मैंने। केवल 0.1% डीएनए अलग है जो आपको और मेरे को अलग अलग बनाता है। नहीं तो ऐसा नहीं हो तो बेटा खून तो कोई करके आए फंस कोई जाए, क्योंकि हर कोई वो कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, वो तो हमेशा गड़बड़ बोलता है। फिर दया क्या काम करेगा? तो मुझे पता होना चाहिए दया को। दया जानते हो ना, सीआईडी में। और तुम्हें एक बात और बताओ, दया का पार्ट टाइम बिजनेस क्या है बेटा? दया का पार्ट टाइम जो बिजनेस है फर्नीचर का काम है, क्योंकि बेटा गेट बहुत तोड़ता है। गेट टूटेगा तो उसको पता है किसको फर्नीचर वाले की जरूरत पड़ेगी। तो दया का जो पार्ट टाइम टाइम है ना, काम है ना, वो फर्नीचर बनाना है। बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता है, कई जगह पे बनाया उसने। अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए हमने इस तकनीक का उपयोग किया गया था, हमें क्लोन बना लिया था। और शीघ्र जमाने के लिए 1990 में हमने महत्वाकांक्षी शुरुआत की थी, जो 2003 में कुछ हद तक कंप्लीट हुई। ये तो कंप्लीट बोलते हैं, मगर बेटा हमारे पास एक जीन ऐसा है जो टिकता ही नहीं है। नाम है उसका ट्रांसपोजोन। इसका दोस्तों ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसका नाम ही जंपिंग जीन है। जंपिंग जीन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये बेटा एक ऐसी चीज है जो कभी टिकती नहीं है। कभी ऐसे ही बैठो ना तो ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ना, जीन के ऊपर ही कूदता रहता है भाई साहब। ये अपना क्रम ही बदलता रहता है। अब हमने तो क्रम ही लगाने थे, मगर ये अपना क्रम बदलता रहता है। कह रहा मैं नहीं बैठूंगा या मैं तो वहां जा रहा हूं, बस वही है बेटा। इसके पैर में चक्कर है बेटा। आ जाओ, अब ये बहुत ही बड़ी परियोजना थी। अब बेटा नीचे कुछ चीजें लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है। मानव जीनोम इतना बड़ा होता है, बिल्कुल। कई जगह पे 3.3 इंटू 10⁹ भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। यदि इस अनुक्रम के प्रति अगर हम एक अनुक्रम को लगाएं तो $3 खर्च होते हैं, तो हमें पता लग जाएगा $9 बिलियन का खर्च होगा। बेटा सस्ती चीज नहीं है, महंगी है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम हर एक नाइट्रोजन क्षारक को लिखें, मैं एक किताब है मेरे पास, मैं हर एक नाइट्रोजन क्षारक को लिख रहा हूं। मान लो मेरे पास ये किताब है और मैं हर एक पेज पे एक नाइट्रोजन क्षारक लिख रहा हूं, यहां पे, ठीक है। 1000 नाइट्रोजन क्षारक लिख रहा हूं, 1000 हर पेज पे। और इस बुक के अंदर कितने पेज है? 1000। तो हर पेज पे अगर मैं ऐसे करके नाइट्रोजन क्षारक लिख रहा हूं ऐसे, तो कितने नाइट्रोजन क्षारक? 1000 नाइट्रोजन क्षारक। कितने पेज होंगे इसमें? 1000 पेज होंगे। तो बेटा ऐसी लगभग 3300 किताब बढ़ जाएगी तुम्हारी, तब जाके तुम एक बंदे का पूरा डीएनए का क्रम लिख पाओगे। सर मतलब क्या बोला? एक पेज उसमें 1000 नाइट्रोजन क्षारक लिख दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इस पेज के अंदर 1000 पेज होंगे इस कॉपी के अंदर। अच्छा, पूरी भर दो। हर पेज में एटीजीसी 1000, ऐसे 1000 पेज वाली एक किताब, और ऐसी 3300 किताबें भर जाएगी तुम्हारी, तब जाके तुम पूरा लिखोगे। तो बेटा लिखने में बहुत महंगा पड़ जाता है। क्रम का पता लगाओगे तभी तो लिखोगे, ये थोड़ी अपने मन से लिख दो। तभी तो तुमने देखा मैंने कोई भी डीएनए लिख देता हूं मैं ऐसे, ATGC ATTT। तुम कहोगे हर्षित सर आप ऐसे कैसे लिख देते हो, आपको क्या डीएनए का क्रम याद है? नहीं, मगर बेटा बिलियन ऑफ बेस पेयर है, तो ढूंढ ले, तेरे बस की है तो। कोई नहीं ढूंढता, तो बेटा सब लिख देते हैं फिर तो ऐसे ही। नहीं तो बेटा डीएनए का क्रम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मैं हर कोई भी डीएनए बनाता हूं, मैं तो कुछ भी लिख देता हूं। लिख सकते हो बेटा, इतना बड़ा डीएनए, कोई ना कोई क्रम तो मिलेगा ही मिलेगा।
तो बेटा यहाँ पे कितना है जरा देख लो, यहाँ पे 1000 पृष्ठ होंगे, 1000 अक्षर लिखे होंगे, 3300 किताब हो जाएगी। ठीक है, मगर बेटा बाद में ढूंढेगा कौन इसको, इसलिए बेटा इसमें तकनीक के लिए हमने जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग किया। जैव सूचना विज्ञान लिख देता हूं, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, तुम लोग खुद समझ सकते हो बेटा, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, मैं लिखा है ना जैव सूचना विज्ञान डाल देता हूं यहाँ पे। अरे भाई तू क्या है, क्योंकि बेटा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए बेटा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रयोग कर लिया गया। आ जाओ आगे चलते हैं, आओ। क्या क्या लक्ष्य थे? पहला, मानव जीव में सबसे पहले तो LGP HGP है ये के लिए कुछ लक्ष्य क्या थे? 20,000 से 25,000 तक के जीनों के बारे में पता लगाना। कितने? 20,000 से 25,000 के जीनों के बारे में पता लगाना। ठीक बात है। मानव जीनों में लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षारक क्रम है। ठीक है, इन आंकड़ों को संग्रहित करना भी जरूरी है, बिल्कुल। आंकड़ों का विश्लेषण करके तकनीक का सुधार करना है, और नैतिक, कानून और सामाजिक मुद्दे पर, तो ये मैंने लिखा है कानूनी, सामाजिक, नैतिक नहीं लिखा, नैतिक लिख देता हूं। कहां गया, लिखा था ना कहीं, तो ये रहा बेटा, ये रहा, लो बेटा नैतिक लिखा बेटा मैंने, सब है। मैंने हिंदी वो सामाजिक भी सही लिखा, मैंने कानूनी भी लिखा, ये नैतिक मूल्य की बात रह गई मेरी। चलो बेटा आगे चलते हैं। मानव जीनोम में 13 वर्ष लग गए। कैसे लग गए? 1990 से 2003, 13 ही वर्ष हो जाते हैं। ठीक है, 1990 से 2003, 13 वर्ष हो गए। आ जाओ, दो उसमें काम किया था, ये लो मैंने लिख दिए थे। ठीक है, प्रारंभ वर्षों में यूके में भागीदारी थी, फिर जापान, फ्रांस, जर्मनी और चीन भी ले लिए थे। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं कहीं, प्रारंभ में यूके, फिर जापान, फ्रांस, चीन और जर्मनी। ठीक है भैया, आ जाओ, आओ। हिंदुस्तान नहीं था इसमें। 2003 में परियोजना पूर्ण हो गई, मैंने लिख दिया, तो 13 साल हो गए। इनमें डीएनए की विभिन्नता के बारे में हमें जानकारी मिलने के बाद हजारों अनियमितता और उपचार में भी हमें सहायता मिली है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग ये सब चीजें ना वहां पढ़ते हो जब आप आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हो, तो कई सारे रोग हम पढ़ते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफाइंटर सिंड्रोम। कई बार इंसान मेल भी नहीं होता, फीमेल भी नहीं होता, कोई तीसरा ही हो जाता है। तो बेटा वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर उसके बारे में तुम्हें पहले ही पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने एक रोग सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन शरक चेंज हो जाता है और आदमी भाई साहब अलग ही मतलब हो जाता है काम उसका। तो देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया, और तुम्हें पहले से ही पता है कि सिकल सेल एनीमिया को ऐसे सही कर सकते, तो पहले ही सही कर दो ना बेटा, गलती करने के बाद के उसको पहले ही सही कर दो। ठीक है, तो हमने यहां पर बहुत सारे कार्य को समझा, मानवीय जीनों के अनुक्रम की जानकारी भी दी थी, तो हमको मजा आ गया। कृषि में, ऊर्जा उत्पादन में, पर्यावरण सुधार में भी हमने हल निकाल लिए, क्योंकि बेटा आजकल हम बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हमें पता है अगर जैसा डीएनए होगा वैसा ही तो बाहर होगा आदमी, तो अंदर की अगर संरचना को बदल दिया तो बेटा बाहर की संरचना अपने आप ही बदल जाएगी। कई मानवीय प्रतिक्रिया, जैसे ईस्ट का, ठीक है, सी एलिगेंस का, ठीक है, ड्रोसोफिला का, धान का, एराबाइडोप्सिस का, इनकी जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने लिखवा दिया। एक चीज और लिख देता हूं, ये स्वतंत्र होता है, रोग नहीं करता, सूत्रकर्मी होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब। कुछ प्रोजेक्ट है जो हमने कंप्लीट कर लिए, मैंने सबके बारे में लिख दिया है। आगे चलो, ठीक है मेरे भाई, आओ। अब बेटा कार्य प्रणाली क्या थी? कार्य प्रणाली में हमने जीन के आरएनए के में व्यक्त होते हैं, उसके लिए दो चीज। पहला है ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, व्यक्त अनुक्रम गुंडी। अब बेटा हिंदी में तुमको याद करना है, कर लेना भाई साहब, मैं तो नहीं बोल रहा। व्यक्त अनुक्रम गुंडी है बेटा, लिख देता हूं मैं, ये लो, ये है क्या, ये व्यक्त अनुक्रम गुंडी। तुम्हारी इच्छा है बेटा, मैंने मतलब तो लिखवा ही दिया, पूरे जीन को कोड कर देते हो आप इससे। ठीक है भाई, आ जाओ।
दूसरा प्रयास जो होता है जीन में सभी जीनोम को व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत क्या होते हैं, इंट्रोन और एक्सोन की जानकारी प्राप्त करके निर्धारित करना, जैसे हम बोलते हैं अनुक्रम टिप्पण। अनुक्रम टिप्पण बेटा ये रहा, सीक्वेंस एनोटेशन, अनुक्रम टिप्पण। अब तुम देख लेना तुम्हें कौन सा नाम आसान लग रहा है, मैंने तो सबको लिखवा दिया बेटा, तुम्हें नाम कौन सा आसान लग रहा है तुम खुद देख लेना, बट ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। इनमें कोशिकाओं के डीएनए की जानकारी पहले से ही अलग अलग कर ली थी। अब देखो छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हो, एक लंबा बहुलक होता है तो डीएनए को संभालने में परेशानी होगी, मैंने पूरा क्रम लिखवाया है। उसके बाद इनको संवाहक में भेजते हो, संवाहक कौन सा, वाईएसी और बीएसी, तो याद है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखो लिखा हुआ है नीचे, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में भी आप इसका उपयोग कर लेते हो। बोलो बात सही है क्या, तुम्हारे लिखा हुआ है तुम्हारे पूरे सीक्वेंस में। इन खंडों के द्वारा इसको सीक्वेंसिंग कर लेते हो सेंगल के मेथड के द्वारा। और हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के व्यक्रम को निर्धारित करने वाली विधि का श्रेय भी सेंगर को ही जाता है, तो सेंगर नाम याद कर लेना, मैंने लिखवा दिया सेंगर। ठीक है, ये ओवरलैपिंग के आधार पे व्यवस्थित होते हैं। अनुक्रम में आच्छादन, ये बेटा इसका प्रोजेक्ट दे रखा है, ये इंसान है, कोशिका निकाल लो, कोशिका निकालने के बाद उसमें से गुणसूत्र निकाल लो, गुणसूत्र में से डीएनए निकाल लो, फिर इसको कंप्यूटर में रख दो, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा तो। ठीक है, आ जाओ भाई। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं गुणसूत्र एक के अनुक्रम में 2006 में मानव में 24 गुणसूत्रों में अधिकतम, मैंने बता दिया सबसे लास्ट में कौन सा किया गया, गुणसूत्र संख्या 1 लिखा हुआ है बेटा तुमने। ठीक है, और वाय गुणसूत्र के अनुक्रम की आवश्यकता थी, बिल्कुल बस भाई सही बात है, हमने सबको कंप्यूटर को प्रयोग किया, ये मैंने सारा प्रोसेस यहां लिखवा रखा है बेटा। तुम्हारी इच्छा है तुम ये पढ़ो या फिर हर्ष सर के द्वारा बताया हुआ ये प्रोसेस पढ़ो, ये रहा बेटा सारा प्रोसेस है। ठीक है मेरे भाई, थ्योरेटिकल है, तुम खुद देख सकते कितनी थ्योरी है, सोचो ये एक थ्योरी का पेज, 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 ये फिर एक थ्योरी का पेज, फिर ये एक थ्योरी का पेज, कितनी थ्योरी है, मगर बेटा सारी थ्योरी अपन यही करेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब बेटा माइक्रो सैटेलाइट जानते हो, माइक्रो सैटेलाइट वीएनटीआर मैंने लिखवाया ना, वीएनटीआर वही माइक्रो सैटेलाइट होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूरा ही समझा दूंगा, ये देखो इसमें भी लिखा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ोगे तो मैं वहीं पढ़ाऊंगा तुमको ये। ठीक है, मानव जीनोम में इतने क्षार युग्म मिलते हैं, लिखवा दिया। 3000 क्षार स्थित होते हैं, लिखवा दिया। डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ा होता है, लगभग 2.4 करोड़, लिखवा दिया। ये जीन में संख्या इतनी थी, लिखवा दी है। ठीक है, 99.9% सबके सेम है, लिखवा दी है। 50% अधिक गुणों के कार्य में जानकारी प्राप्त हुई है, यानी कि 50% के बारे में नहीं पता, 50% ही पता है, लिखवा दिया। 50% के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, लिखवा दिया। ठीक है, 2% वाली बात लिखवा दिया। मानव जीनोम पुनरावृत्ति में अनुक्रम होता है, बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो पूरे के पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन करते हो आप, फिर ट्रांसक्रिप्शन करते हो, फिर ट्रांसलेशन करते हो। बोलो बात सही है। पुनरावृत्ति डीएनए में कई ऐसे भी होते हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, मतलब आगे मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ही, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही हो जाएगी ये चीज पूरी। गुणसूत्र संख्या 1 में 2968, वाई में 231, लिखवा दिया। एसएनपी के बारे में लिखवा दिया, 1.4 करोड़ जगह पे मिलता है, ये भी लिखवा दिया मैंने। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है, तुम्हारे नोट्स पढ़ लेना जरा, ये जानकारी प्राप्त हुई थी। बस बेटा यही प्राप्त करनी है आज जानकारी, बस ज्यादा कुछ नहीं करनी, यही थ्योरेटिकल पॉइंट है आज जो आज अपने कंप्लीट किया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जीनोम परियोजना पूरे जीनोम के नाइट्रोजन क्षारक के क्रम को व्यवस्थित करना ही जीनोम परियोजना है। जीनोम परियोजना क्यों चालू की गई? क्योंकि हम चाह रहे थे कि इंसान के अंदर कैसी कोई भी दिक्कत हो तो उसको सही करना, इसके नैतिक, कानूनी और सामाजिक, इसके बहुत सारी चीजों में उपयोगिता है। स्टार पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 बिलियन आनुवंशिक पदार्थ है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जापान वापान और यूके के बारे में बात हो सकती है। आगे चलते हैं। ये क्रम मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहां से सेंगर मेथड से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही प्यारा, और ये यैक और बैक से क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म आ सकती है इसकी। ठीक है, यही होता है मिनी सैटेलाइट। वीएनटीआर आगे वाले टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला धान की फसल में सारे आ जाते हैं, चावल और एरोबियर्सिस थैलियाना। एचजीपी में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? कुल जीन की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जीन में क्षारक कितने होते हैं? लार्जेस्ट जीन कौन सा होता है? डिस्ट्रोफिन होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज लिखवा दी है। ठीक है, सबसे अधिक जीन वगैरह ये सारा देखो, लगभग 2% ही प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं, लिखा हुआ है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग
और सीक्वेंस नोटेशन एनसीईआरटी में डिटेल नहीं है, मैंने बता दिया। इस वाली में केवल उनको ही क्रम से लगाओगे जो प्रोटीन बना रहे हैं, यानी कि एक्सॉन को, जबकि वो कहेगा अटरम शटरम सब ले आओ, तमल्ली तमल्ली भी ले आओ, गाना भी ले आओ, सब ले आओ इसके अंदर। बोलो बात सही है क्या? उसके बाद ये हमने पढ़ ही लिया 1.4 मिलियन, यहां से भी क्वेश्चन बढ़िया आ सकता है। उसके बाद ये तो तुम वहां पढ़ोगे, मेरे पास नहीं पढ़ोगे भाई। ये सारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं जो डीएनए को बीच में से काटते हैं। दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक वो जो डीएनए को किनारे से काटते हैं, एक वो जो डीएनए को बीच में से काटते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।